आज 2026 में जब हम 10 मिनट में किराने का सामान दरवाजे पे मंगवा लेते हैं ना, तो ये सब किसी डार्क कॉमेडी जैसा लगता है। डार्क कॉमेडी। और मैं तो कहूंगी एक बहुत ही भयानक किस्म का मानसिक तनाव। आज की इस पलक झपकते वाली दुनिया से अगर हम उस दौर को देखें हाँ, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने अपने ही अधिकारों, अपनी ही सुविधाओं के लिए इस जलालत को जीवन का एक सामान्य हिस्सा मान लिया था। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र है। हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो भारतीय नागरिक सुविधाओं का विकास नामक एक बेहद दिलचस्प लेख का अंश है। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरी डाइव है ये। तो आज हमारा मिशन केवल इतिहास खंगालना नहीं है, हमें ये डिकोड करना है कि कैसे 2014 से पहले के भारत में आम आदमी का दैनिक जीवन एक सर्वाइवल गेम बना हुआ था। और फिर कैसे 2026 तक आते आते एक अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति ने इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। सही कहा। और सबसे अहम बात जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, वर्तमान में चल रहे खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर के कारण जो अचानक सप्लाई चेन में संकट आया है, उसने आज के आधुनिक नागरिक के धैर्य की धज्जियां कैसे उड़ा दी हैं। और इस पूरी चर्चा में ना एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। ये सिर्फ बुनियादी ढांचे की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की सहनशीलता और उसकी बदलती अपेक्षाओं का विश्लेषण है। बिल्कुल। यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि हमारे स्रोत सामग्री के लेखक ने राष्ट्रवाद और नागरिकता को लेकर कुछ बहुत ही मजबूत, भावनात्मक और स्पष्ट विचार रखे हैं। हाँ, वो काफी मुखर हैं अपने विचारों में। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन विचारों को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल मूल लेखक के दृष्टिकोण के रूप में समझें, ताकि इस पूरे सामाजिक बदलाव की गहराई मापी जा सके। चलिए फिर सीधे उसी टाइम मशीन में बैठते हैं और 2014 से पहले के उस कालखंड में चलते हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से बीएसएनएल और एमएसईबी यानी महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड जैसे सरकारी विभागों के बिल भरने की यातनाओं का जिक्र है। वो भी एक दौर था। मुझे पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि एक आम इंसान को अपना ही पैसा सरकार को देने के लिए इतनी मिन्नतें क्यों करनी पड़ती थी। 4 अलग अलग कागज लेकर 10 टेबलों के बीच धक्के खाना, मतलब प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों बनाई गई थी? क्योंकि उस समय का पूरा प्रशासनिक ढांचा ना नियंत्रण और अविश्वास के सिद्धांत पर खड़ा था। ये ढांचा नागरिक की सुविधा के लिए नहीं बना था। तो फिर किसके लिए था? ये सिस्टम की सत्ता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। हर एक टेबल, हर एक कागज और हर एक ठप्पा दरअसल सत्ता का एक केंद्र था। ओह, मतलब वो अपनी पावर दिखा रहे थे। बिल्कुल। जब कोई 4 अलग-अलग टेबलों पर जाता था, तो असल में वो 4 अलग-अलग बाबुओं के अहम को संतुष्ट कर रहा होता था। और जैसा कि आपने छुट्टे पैसों वाली बात कही, हाँ, एग्जैक्ट चेंज वाली बात। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ये एक नागरिक को ये एहसास दिलाने का तरीका था कि सिस्टम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर इसे थोड़ा और करीब से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे उस दौर में इस देश के हर नागरिक को सिर्फ इस दुनिया में मौजूद रहने के लिए एक अनिवार्य और बिना वेतन वाला पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। पार्ट टाइम जॉब, ये बहुत ही सटीक तुलना है। एलपीजी गैस सिलेंडर का ही उदाहरण लेते हैं जो स्रोत में दिया गया है। यार, गैस खत्म होना किसी आपातकाल से कम नहीं था उस वक्त। बिल्कुल नहीं था। ट्रकों का इंतजार करना, 4-4 घंटे धूप में लाइन लगाना, और सबसे बड़ी बात गैस एजेंसियों का रवैया। हाँ, स्रोत में बहुत बेबाकी से लिखा गया है कि ये एजेंसियां लोगों के साथ भिखारियों से भी बुरा बर्ताव करती थीं। एक बात जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती है कि लोग इस बेइज्जती के खिलाफ बगावत क्यों नहीं करते थे। वही तो। कोई अपना पूरा दिन नगर निगम में पानी का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स भरने में क्यों गवा देता था और फिर भी चुप रहता था। यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। इसे सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जब एक इंसान या एक पूरा समाज बार बार एक ऐसी व्यवस्था से टकराता है जहां उसके प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकलता, तो वो एक समय के बाद हार मान लेता है। अच्छा, मतलब वो संघर्ष करना ही छोड़ देता है। बिल्कुल। वो ये मान लेता है कि उसका इस पीड़ा पर कोई नियंत्रण नहीं है, और फिर एक मानसिकता जन्म लेती है, ये ऐसा ही होता है। ये ऐसा ही होता है, बाप रे। हाँ, ये वाक्य उस दौर के भारत का अनौपचारिक राष्ट्रगान बन चुका था। ये शारीरिक कष्ट से ज्यादा एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव था। कितनी खतरनाक स्थिति है ये। मतलब अपना ही बिल भरने की ये यातना अगर पार्ट टाइम जॉब थी, तो जरा सोचिए जब किसी को सरकार से कुछ मांगना होता होगा, जैसे अपना हक या कोई लोन, तब क्या हालात होते होंगे। हालात बद से बदतर होते थे। लेख में इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण है पीवी नरसिम्हा राव के समय की प्रधानमंत्री रोजगार योजना। हाँ,
इस योजना के तहत DIC यानी जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से युवाओं को 1 लाख रुपए का बिना गारंटी वाला कर्ज दिया जाता था। सुनने में तो ये एक बहुत ही शानदार और प्रगतिशील योजना लगती है। सिर्फ सुनने में, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत तो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। वो कैसे? कर्ज पाने की शर्त ये थी कि आवेदक को साबित करना होता था कि उसका किसी अन्य बैंक में कोई कर्ज बकाया नहीं है। लॉजिकल लगता है, पर इसमें दिक्कत क्या की? इसे साबित करने का तरीका दिक्कत था। शहर की हर एक बैंक शाखा, मतलब अगर शहर में 50 बैंक है तो 50 की 50 शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से जाके बकाया नहीं यानी नो ड्यूज का ठप्पा लगवाना पड़ता था। बाप रे, 50 बैंकों में जाकर लाइन लगाना? हाँ, इस पागलपन में एक पूरा महीना बर्बाद हो जाता था। और हमें इसके पीछे के क्यों को समझना होगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय आज की तरह कोई सिबिल स्कोर नहीं था। कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं था। बिल्कुल नहीं। जहां एक क्लिक पर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जा सके, ऐसा कुछ था ही नहीं। पूरी व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से इस धारणा पर काम करती थी कि हर नागरिक धोखेबाज है, जब तक कि वो खुद को बेगुनाह साबित न कर दें। एकदम सही। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक झोल नजर आ रहा है। क्या? अगर एक युवा उद्यमी जिसे बिजनेस करना है, वो अपना एक पूरा महीना हर रोज बैंक दर बैंक सिर्फ ठप्पे लगवाने में बर्बाद कर रहा है, तो वो अपना मूल काम कब करेगा? वो तो है। क्या उस समय की अर्थव्यवस्था में आम इंसान के समय की कोई आर्थिक कीमत नहीं थी? क्या टाइम को पैसा नहीं माना जाता था? बहुत ही सटीक सवाल है। इसका सीधा जवाब है नहीं। उस समय की नौकरशाही ने नागरिकों के समय को पूरी तरह से मूल्यहीन मान लिया था। ये थी सिस्टम की नजरों में। बिल्कुल। इसे हम एक तरह का अदृश्य टैक्स कह सकते हैं, टाइम टैक्स। और ये सिर्फ लोन की बात नहीं थी। हाँ। भ्रष्टाचार और लाल पीताशाही यानी रेड टेप उस सिस्टम के कोई बग नहीं थे जिन्हें ठीक करना था। वे उस सिस्टम का मुख्य फीचर बन चुके थे। जैसे किसानों के साथ होता था। बिल्कुल। स्रोत में किसानों का जिक्र है जिन्हें अपनी ही जमीन का 7/12, जो कि जमीन के मालिकाना हक का मूल दस्तावेज होता है, उसे ग्राम सेवक से निकलवाने के लिए अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। वो दस्तावेज तो उनके जीवन और आजीविका का आधार था ना? हाँ, लेकिन बिना रिश्वत के फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। बाबू के पास जानकारी का एकाधिकार था और उसी एकाधिकार से भ्रष्टाचार जन्म लेता था। और ये शोषण सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं था। ये समाज के नसों में फैल चुका था। बिल्कुल। लेख में निजी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों का जो उदाहरण है, वो तो व्यवस्था की पूरी विफलता को दर्शाता है। शिक्षक कागजों पर पूरे वेतन के लिए हस्ताक्षर करते थे, लेकिन हकीकत में उन्हें पहले 2-3 साल केवल आधा वेतन मिलता था। और फिर अगले कुछ साल 3/4 वेतन दिया जाता था। ये तो सीधे तौर पर डकैती थी। और ये डकैती इसलिए मुमकिन थी क्योंकि कोई पारदर्शिता नहीं थी। न तो पैसे सीधे खाते में आते थे और न ही शिकायत का कोई ठोस तंत्र था। सही बात है। अगर किसी को सरकारी अनुदान या अपनी ही हलाल की पेंशन लेनी हो तो दफ्तरों के 100 चक्कर काटना आम बात थी। और विडंबना देखिए, जब पैसे खिलाने के बाद आखिरकार पेंशन का चेक हाथ में आता था तो सरकारी अधिकारी का रवैया ऐसा होता था जैसे उसने अपनी जेब से पैसे देके कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। मतलब नागरिक पूरी तरह से एक याचक, एक भिखारी की स्थिति में था। ये तो हुई काम और रोजगार की बात। हाँ? लेकिन अगर कोई इंसान मनोरंजन करना चाहे या सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाना चाहे तो वहां भी जीवन की गुणवत्ता से भयंकर समझौता था। स्रोत के मुताबिक रेलवे, बस या विमान का टिकट बुक करना भी एक मूर्खतापूर्ण और समय चूसने वाली प्रक्रिया थी। सिनेमा देखने जाना, जो कि आम आदमी के लिए मनोरंजन का सबसे सुलभ साधन था, वो भी एक युद्ध लड़ने जैसा था। बिल्कुल। वो लंबी लाइनें और टिकट खिड़की का बवाल, भारी भीड़, लाठियां खाना और ब्लैक में टिकट खरीदना जीवन का एक स्थायी भाव बन गया था। आप टिकट के लिए सिर्फ पैसे नहीं दे रहे थे, आप अपनी गरिमा की कीमत भी चुका रहे थे। और राशन की दुकानों की स्थिति तो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। लेख बताता है कि राशन की दुकानों पर चीनी को छोड़कर बाकी सभी अनाज अत्यंत निकृष्ट यानी बेहद खराब गुणवत्ता के होते थे। और वो भी पूरा नहीं मिलता था। हाँ, आधा सामान मिलता था और आधा रास्ते में गायब हो जाता था। लंबी कतारें, खराब क्वालिटी का खाना और मानसिक संताप। लेकिन फिर से वही बात, लोग इसे अपना भाग्य मान चुके थे। ये जो स्वीकृति थी ना, यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हम 2014 से लेकर 2026 तक के उन पिछले 12 वर्षों की ओर बढ़ते हैं जिसने इस ये ऐसा ही होता है वाली मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंका।
यह एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित की जानी चाहिए। लेखक ने अपने लेख में यह साफ कहा है, मैं यह नहीं कह रहा कि यह सब मोदी ने किया है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, वे इस बदलाव का श्रेय राजनीति से ज्यादा तकनीकी प्रगति को दे रहे हैं। यह एक बहुत ही परिपक्व विश्लेषण है। नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में आम आदमी के जीवन को पलटा है वो है तकनीकी क्रांति। तो इस तकनीकी क्रांति का सबसे बड़ा असर क्या हुआ आपकी नजर में? इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि इसने सिस्टम से मिडिलमैन यानी बिचौलियों और बाबुओं को बाहर कर दिया। लेख का एक आंकड़ा मुझे बहुत चौंकाता है। लेखक का दावा है कि इस तकनीकी क्रांति ने हर नागरिक के जीवन के प्रतिवर्ष 10 से 15 वर्किंग डेज यानी काम करने वाले दिन बचाए हैं। जरा सोचिए, हर साल आपके 10 से 15 दिन बच रहे हैं। ये ऐसा है जैसे अचानक से आपके जीवन में आपकी छुट्टियों में 2 अतिरिक्त हफ्तों का जुड़ जाना। वो समय जो पहले सिर्फ दफ्तरों के बाहर पसीना बहाने में बीत जाता था, वो अब आपका अपना है। और ये कैसे हुआ? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और डिजिटल गवर्नेंस कहते हैं। अब सारे काम मोबाइल पर चंद मिनटों में ऑनलाइन हो जाते हैं। कोई अनुदान हो, वेतन हो या फंड हो, वो सीधे डेटाबेस से वेरीफाई होके आपके बैंक खाते में आ जाता है। किसी बाबू के पास जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, आपको किसी ग्राम सेवक या क्लर्क के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब डेटा ऑनलाइन होता है तो कोई आपसे 7/12 निकालने के लिए रिश्वत नहीं मांग सकता। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है यार, ये एक सामाजिक अपग्रेड है। जब सिस्टम पारदर्शी हो जाता है तो नागरिक उस याचक की भूमिका से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। सही कहा। वो अब एक सशक्त उपभोक्ता है। उसे अपना ही बिल भरने के लिए किसी के रहमो करम पे नहीं रहना पड़ता। ये इंसानी गरिमा की वापसी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से इस चर्चा का सबसे जटिल और विचारणीय हिस्सा शुरू होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई समाज इतनी तेजी से इतने बड़े कष्टों से निकलकर अति सुविधा के दौर में पहुंचता है तो उसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट भी होते हैं। और वो साइड इफेक्ट हमें आज यानी 2026 में अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं। स्रोत में पिछले 2-3 दिनों में मचे भारी गदर और बवाल का जिक्र है। सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह एक अजीब सा आक्रोश है। और इसका कारण क्या है? वर्तमान में चल रहा खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर। इस युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में कुछ रुकावटें आई हैं, जिसके नतीजे में हमारे देश में कुछ समय के लिए एक अस्थायी कमी या शॉर्टेज पैदा हो गई है। चीजें उतनी तेजी से डिलीवर नहीं हो पा रही हैं जितनी तेजी से पिछले कुछ सालों से हो रही थी। और इसी बात पर स्रोत के लेखक ने आज के समाज से एक बहुत ही कड़ा, तीखा और सीधा सवाल पूछा है। क्या सवाल है वो? उनका तर्क है, और ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है, कि पिछले 12 सालों में हम एक देश के रूप में इतने आगे आ गए हैं, हमारी जिंदगी इतनी आसान और तनाव मुक्त हो गई है, तो क्या अब जब कोई बाहरी संकट आया है तो हम थोड़ी सी परिपक्वता, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाकर इस अस्थायी कमी को सहन नहीं कर सकते? लेखक का लहजा यहाँ काफी कड़ा हो जाता है। उनकी अंतिम चुनौती इस बात पर है कि यदि हम एक राष्ट्र और समाज के रूप में इतनी छोटी सी परेशानी, जो कि एक युद्ध के कारण है, उसे भी शांति से सहन नहीं कर सकते, तो क्या हम वास्तव में खुद को भारतीय कहलाने के लायक हैं? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, ये लेखक का अपना निजी, भावनात्मक और राष्ट्रवाद से प्रेरित निष्कर्ष है। लेकिन यह समाज की वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इसे कैसे डिकोड करें? क्या तकनीक ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है कि हम अंदर से सॉफ्ट, नाजुक या असहिष्णु हो गए हैं? जिस समाज ने दशकों तक राशन की दुकानों की गालियां सही, जो गैस सिलेंडर के लिए 4-4 घंटे धूप में खड़ा रहा, वो आज किसी ऐप पर एक दिन की डिलीवरी लेट होने पर आपा क्यों खो बैठता है? समाज शास्त्र की भाषा में इस परिघटना को सुविधा का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। पैराडॉक्स ऑफ कन्वीनियंस? दिलचस्प है। ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही अजीब पहलू है। जब कष्ट सहना सामान्य बात होती है, जब हर कदम पर संघर्ष होता है, तो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यधिक लचीले और सहनशील हो जाते हैं। मतलब उन्हें आदत पड़ जाती है। हाँ, उनकी उम्मीदें जमीन पर होती हैं। लेकिन जब सुविधा एक सामान्य बात बन जाती है, जब सब कुछ एक टच स्क्रीन पर होने लगता है, तो वही लोग
अपनी सहनशक्ति खोने लगते हैं। मतलब हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदल चुकी है। बिल्कुल, जब सुविधा डिफ़ॉल्ट बन जाती है तो सिस्टम में आई एक छोटी सी तकनीकी खराबी या ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मामूली सा झटका भी लोगों के भीतर भारी आक्रोश पैदा कर देता है। क्योंकि उन्हें अब इंतज़ार करना नहीं आता। सही कहा। तकनीक ने उनकी गरिमा तो लौटा दी, लेकिन उनका धैर्य छीन लिया। ये पूरी चर्चा वाकई एक आंख खोलने वाले सफ़र की तरह रही है। ये देखना कितना विडंबनापूर्ण है कि कैसे एक समाज जो कभी अपने ही पैसों के लिए बाबुओं के आगे गिड़गिड़ाने का आदी था, वो आज एक दिन की सप्लाई रुकने पर इस तरह बर्ताव कर रहा है जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। बिल्कुल। ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की रीवायरिंग है। और ये समझने वाली बात है कि ये केवल भारत की कहानी नहीं है, ये तकनीक और मानव व्यवहार के बीच के टकराव की एक वैश्विक कहानी है। लेकिन भारतीय संदर्भ में इसका विरोधाभास बहुत तीखा है। हाँ। क्योंकि हमने ये बदलाव महज एक दशक में देखा है। इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए ये विश्लेषण एक ऐसा विचार छोड़ जाता है जो इस स्रोत सामग्री से भी बहुत आगे की बात करता है। वो क्या? अगर लगातार बढ़ती सुविधाएं वास्तव में इंसानी सहनशीलता को कम कर रही हैं, अगर 10 मिनट की डिलीवरी की आदत हमें इतना नाजुक बना रही है, तो भविष्य में जब कभी कोई बहुत बड़ी वैश्विक तकनीकी विफलता होगी, जैसे कि कोई ग्लोबल टेक फेलियर। बिल्कुल, मान लीजिए जहां सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें, सर्वर डाउन हो जाएं और स्क्रीन काली पड़ जाएं, तो क्या ये अति सुविधाजनक आधुनिक समाज उस महाझटके को झेल पाएगा? सच कहूं तो ये एक बहुत ही डराने वाला विचार है। क्या ये नया समाज उस चुनौती के सामने टिक पाएगा, या फिर हम मानसिक रूप से उस पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा कमजोर साबित होंगे, जो ये ऐसा ही होता है मानकर हर लंबी कतार, हर भ्रष्टाचार और हर मुश्किल से चुपचाप बिना टूटे गुजर जाया करती थी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीकी तरक्की के इस दौर में हम सभी को गहरे चिंतन के लिए मजबूर करता है।